गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि मैंने प्रकाश की परावर्तन यानी लाइट जो चैप्टर आपका है फिजिक्स में, पहला चैप्टर लाइट है। ये लाइट में आपको दो चीज पढ़ना है। पहला तो पढ़ना आपको प्रकाश की परावर्तन, और प्रकाश की परावर्तन का ऑलरेडी मैं पहले ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई करवा चुका हूं, ठीक ना। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है प्रकाश की अपवर्तन, जिसमें हमको लेंस पढ़ने का होता है। क्या पढ़ने का होता है? लेंस पढ़ने का होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन से भी और प्रकाश की परावर्तन से भी, ये दोनों से ना कम से कम यानी 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का चमकेगा सर। यानी लाइट चैप्टर से 4 सवाल आपके एग्जाम में पक्का चमकेगा, ये कम से कम है ना। तो प्रकाश की परावर्तन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच प्रकाश की अपवर्तन, और इसमें लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के सवाल को मैं बात करूंगा, ठीक ना सर। तो ओनली फॉर आपका होगा गेस क्वेश्चन, यानी एग्जाम में आने वाला सवाल। आप सवाल को देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको मैं पहला सवाल से मुलाकात कराता हूं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आपसे मैं मिलता हूं यूट्यूब पे डेली 8 बजे आपका लाइव क्लास चलता है, ठीक ना सर। तो डेली जुड़िए, शाम को 8 बजे आपको मिलेगा भरपूर मजा और मिलेगा भरपूर सिलेक्शन और टॉपर बनने का एक उम्मीद, क्योंकि सर मैंने पिछले बार का ये रिजल्ट है और अब की बार 482 से भी पार होनी चाहिए। ये मेरा संकल्प और ये मेरा जिद है सर, और इस जिद को पूरा करना होगा। और हम और आप यानी दोनों भाई मिलकर के कदम से कदम मिला करके चलेंगे और अपनी सपना को, अपने मम्मी पापा की सपना को करेंगे साकार, ठीक है ना सर। आइए आपको पहला सवाल से मुलाकात करवाते हैं। चलिए, आपके सामने देखिए 5 नंबर आपके सामने मैंने छाप दिया। ये 5 नंबर में पूछेगा, चाहे 3 नंबर में पूछेगा, और चाहे 2 नंबरियों में पूछेगा। 2 नंबरिया में कैसे पूछेगा, 3 नंबरिया में कैसे पूछेगा, 5 नंबरिया में कैसे पूछेगा, इसके ऊपर मैं बातें करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है ना कि सवाल पता है क्या बोला है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। ये 2 चीज तो फिक्स मान लेना। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इनके नियमों को लिखे। चाहे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इनके नियमों को लिखे। प्रकाश का परावर्तन चाहे अपवर्तन, ये 2 में से एक ना एक पक्का आएगा। अगर नहीं आया तो आधा बाल मुड़ा देंगे आपके सामने। ये प्रत्येक साल का रूल है सर, ठीक ना। अब देखना, आपका सवाल अगर ये 2 नंबरिया में पूछता तो कैसे पूछता कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो, अगर 3 नंबर में पूछेगा या फिर 2 ही नंबर में पूछेगा तो इसको ना पूछ करके सिर्फ ये पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। ये अगर 2 नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, मतलब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये ना बोल करके बोलेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, ठीक ना। अगर 5 नंबरिया में पूछेगा, 3 नंबरिया में पूछेगा तो ये पूरा पूछेगा, ठीक ना। अब देखना सर, इसके लिए रटना पड़ेगा ना रे बब्बा ना, रटने फटने वाला मामला को कैंसिल करो, ठीक ना। आना। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जाकर के ज्वाइन कर लो सर, ठीक ना। क्योंकि वो ज्वाइन करना पड़ेगा जरूरी, क्योंकि वहां पे आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैंने वहां पे डाल देता हूं सर। समझिए क्या होगा कि 30 मिनट पहले क्या डाल देंगे, और खुल्लम खुल्ली भेजे बोलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, ठीक ना। और ये सब जो लिखे हुए हैं ना, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक ना। आ जाना। कहता है ना सवाल कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। आखिर में प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे, देखो थोड़ा सा मेरा कोशिश रहता है सर कि आपको मैं समझा दूं, ठीक ना। मैं आपको समझा दूं। देखिए, ये जो होता है ना, ये नॉर्मल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो अंदर हम रंग रहे हैं ना, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मान लो ये जल है,
क्या है सर, ये जल है, ठीक ना। और ये वाला पार्ट क्या है, ये हवा है। अब सोचना थोड़ा सा कि जब यहाँ से किरण जाएगी, जब हवा से ये वाला जल में जब जाएगा, ये हवा से जब ये जल में जाएगा तो इसको इस प्रकार से जाना चाहिए था। जब ये हवा से ये जल में जाएगा तो इसको इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जा करके, ऐसे ना जा करके ये इस प्रकार से अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक ना सर। तो अब देखो प्रकाश का अपवर्तन है क्या, अभिलंब की ओर क्यों मुड़ जाता है, इसके ऊपर भी बातें करूंगा। लेकिन मेरा कहना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर होने वाली प्रकाश की किरण में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या, दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखो यहाँ पे देखो, पहले हवा में था, अब कहाँ चला गया, जल में, तो दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। एकदम परफेक्ट बात है, जेन्युइन बात तुम सोचना। अब देखो इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, जब ये हवा से जा रहा था जल में तो इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये सीधा ना जा करके इस प्रकार से मुड़ गया जल में। तो अब सोचो रे चला कि जा रहा था ये दिशा में, अब लेकिन ये आ गया ये दिशा में। प्रकाश की अपवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हवा से जाती है प्रकाश की किरण तो इसको सीधे ना जा करके ये अभिलंब की ओर, इस लाइन को हम लोग कहते हैं अभिलंब, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये बात को गौर कर लेना कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, जल में जाता है, कांच कहेगा मतलब ग्लास कहेगा चाहे जल कहेगा, यही सब बोलेगा, ठीक ना। तो जब हवा से जाएगा जल में तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो अब तुम जेन्युइन बात को यहाँ पे समझना, नहीं समझा तो सब हमको पता है ना। देखो यहाँ पे इस प्रकार से डब्बा, ये वाला आपका हवा है। अब देखिए ना, ये अंदर में क्या है सर, ये जल है, आपका अंदर में क्या है, जल है। यहाँ से ये वाला क्या है, अभिलंब है। अब सोचना, यहाँ से जा रही है किरण तो इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये अब देखो इस प्रकार से इसको जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से तो यहाँ तक तो ठीक ही आएगा। और जब जैसा ही जल में वो प्रवेश करेगा ना, ये अंदर वाला जल में प्रवेश करेगा ना, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, मतलब ये वाला लाइनमा की ओर ये वाला भी लाइनमा मुड़ जाएगा, ठीक ना। यानी इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये इस प्रकार से ना जा करके ये वाला लाइन इधर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक ना। तो क्या हुआ, दिशा में परिवर्तन, क्या हुआ, दिशा में अपवर्तन, क्या हुआ, दिशा में परिवर्तन, क्या हुआ, दिशा में परिवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाली परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा। जब किरण हवा से जाएगा किस में, जल में, ये वाला जल है, तो जब किरण हवा से जाएगा जल में तो वो किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और जब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा तो दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन, ठीक ना सर। तो अब रटना फटना नहीं है। अब सोचो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ, ये पूरा वाला माध्यम हवा है और ये वाला पूरा माध्यम जल है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूँ आपको, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, हम आपकी समस्या को सोल्व कर देंगे। देखो सर, ये VVI क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, इसमें पूरा डिटेल आपको मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट लाया हूँ। थ्योरी का मतलब इसको पूरा बेसिक तरीका से तो नहीं समझा पाएंगे सर, ये माफ़ करिएगा। जब इसका चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको हम विशेष तरीका से समझा देंगे। तो अब देखो, पहले एगो दिशा हवा है और दूसरा दिशा जल है। तो जब हवा से आता है जल में तो इसको जाना चाहिए था बेवकूफ़ को इस प्रकार से, ये लाइनवा को जाना चाहिए था इससे, लेकिन ये ऐसे ना जा करके यहाँ से यहाँ तक तो ठीक ही आएगा, यहाँ से ये ऐसे ना जा करके ये इन्हें मुड़ जाएगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो वो दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन। अब सोचना, परिवर्तन नहीं होगा। ये सामने मेरी बीवी खड़ी है, ठीक ना, एकदम मेरी बीवी एकदम भौकाल जैसा गोसाल खड़ा है, मैं जा रहा हूँ धुनियाल, बीवी को मैंने देखा तुरंत ऐसे कर दिया,
अब रे बेवकूफ, हम जा रहे थे उन्हें, अब मैंने बीवी को देखा तो मुड़ गया इन्हें। तो इस दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। तो यही पूछा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, मतलब थोड़ा सा इसमें अच्छा से लिख दिए लेकिन आप ये बात भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाली परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, आप एक बार मेरे साथ बोलिएगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक बार आंख मूंदिएगा, अब मेरे साथ बोलिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनके दिशा में होने वाली परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर रे मास्टरवा हम कहेंगे कि तो इसमें तुम कैसे लिखाया, तुम बोल दिया कैसे? अरे वो दिशा में परिवर्तन हुआ, आना। यहां तक का समस्या मैंने खत्म कर दिया। फिर पूछा इसके नियमों को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम है, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम है, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है, ठीक ना। तो आना, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहता है, अब यहां देखना, पहला नियम कहता है, इसको देखो तुम, ये वाला यहाँ से ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब को हम लोग n लिखते हैं, ठीक ना। ये वाला लाइन में अभिलंब है और यहाँ से ये जो किरण आती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण। और जब इसको ये वाला यहाँ पे क्या है? जल है, इसको जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ऐसे ना जाकर के ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक ना, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो अब देखना, ये वाला अभिलंब, ये वाला आपतित किरण और ये वाला अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही समतल सतह पे है या नहीं? तीनों एक ही सतह पे है या नहीं है? नहीं समझा? देखो, अभिलंब ये भी यहाँ से गया, ये आपतित किरण ये भी यहीं से गया, ये अपवर्तित किरण ये भी यहीं से मुड़ा ना। तो इसीलिए कहता है सर कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये वाला आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये वाला जो अभिलंब आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला अभिलंब, ये वाला अभिलंब, ये वाला आपतित किरण, ये वाला अपवर्तित किरण, ठीक ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। देखो, तीनों का तीनों यही बिंदु पे है या नहीं है? देखो, ये वाला अभिलंब यहीं से पास किया, ये वाला आपतित किरण यहीं से पास किया, ये वाला अपवर्तित किरण यहीं से कन्वर्जिंग हुआ, मतलब डाइवर्जिंग हुआ। तो यही बात बोला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आ जाओ तो अगला पॉइंट नंबर 2, क्योंकि इसका दो नियम होता है तो ये पहला नंबर खत्म हो गया। अच्छा, पहला नियम क्या बोला कि आपतित किरण, ये वाला जाने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण। अच्छा, अब आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो यहां से गया इन्हें, यहां से नीचे गया इन्हें, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये वाला यहां से अभिलंब डाला गया, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आना 3 नंबर पॉइंट, कहता यह आपतन कोण अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है, ठीक ना सर। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना, वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का क्या बताता है? संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। तो अब देखना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम का जो दूसरा नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम भी। ये वाला ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अच्छा, स्नेल का नियम का खोज कब हुआ था? अभी इसमें और इसका नीचे थोड़ा सा और फॉर्मूला लिखाएंगे, ठीक ना। स्नेल के नियम का खोज हुआ था, स्नेल के नियम का खोज हुआ था 1962 में। स्नेल के नियम का खोज हुआ था 1962 में, ठीक ना। तो यह आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच का क्या बताता है? संबंध बताता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम 1962 में खोज किया गया था, यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब कहता है कि आपतन कोण की जया
अमिताभ बच्चन की बीवी का नाम मत सोच लेना जया बच्चन। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही नियतांक होता है। फिर से सुनना, कहता है इसको अच्छा ऊपर मिटा दूं, ऊपर तो लिख लिया होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके नीचे ऊपर और लिखाना है। ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो, और इसके नीचे यहाँ तक लिखने के बाद इसके नीचे यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा मैं बोल रहा हूँ क्या कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण को कोण आई कहते हैं, ठीक ना। आपतन कोण की जया, आपतन कोण को हम लोग कोण आई कहते हैं, ओके। जया मतलब साइन लगा देना, ठीक ना। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए एक नियतांक होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये नियतांक क्या हो जाएगा, नियतांक। नियतांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक ना। क्या, जैसे म्यू से, इसको यू मत पढ़िएगा, म्यू पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, म्यू पढ़िएगा, ठीक ना। क्या पढ़िएगा, म्यू पढ़िएगा, ओके। अब इस नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक ना। तो इसके नीचे ये वाला लिख लीजिएगा, ओके। तो क्या होता है सर, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या बताता है, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम 1962 में खोज किया गया था। अब प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के एक नियतांक होता है। मतलब आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का नियतांक होता है, इक्वल टू नियतांक मतलब कांस्टेंट होगा। इसका और इसका वैल्यू का जब बटा में करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ओके। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत, 5 नंबर के लिए। अब अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। सर शेयर करना तो बनता है ना, अरे बनता है ना भाई। ए बीड़ू भाई देख रहा है ना विनोद, हाँ देखते रहना, ये सब शेयर नहीं करता है। देख नू रहा है विनोद कितना हमारे साथ ना इंसाफी कर रहा है, हाँ नहीं करना। आइए सर सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ये सब देखिए 2 नंबरिया में पूछेगा। किसमें पूछेगा सर, 2 नंबरिया में, ठीक ना, यानी लघु उत्तरीय में पूछेगा। कह रहा है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। या पूछेगा अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनांक को परिभाषित करें, या फिर अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ये 3 भाषा में पूछता है, ठीक ना। आना कहता है ना अपवर्तनांक कुछ नहीं है, अपवर्तनांक को ही हम लोग नियतांक कहते हैं। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को नियतांक कहते हैं, जो अपवर्तनांक कहलाता है। फिर से मेरी बात को सुनना, यह आपतन कोण की जया, यह अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को हम लोग नियतांक कहते हैं, जो अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक ना। यही मैंने लिखा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। फिर से मेरी बात को सुनना, ये साइन आई बटा साइन आर, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू होता है नियतांक। क्या होता है सर, ये नियतांक। और यही नियतांक को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक ना। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक ना सर। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, मेरे साथ बोलिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि अपवर्तनांक इक्वल टू होता है साइन आई बटा साइन आर। अगला 3 नंबर कहता है गोलीय लेंस और
बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस कहे तो स्फेरिकल लेंस और बेलनाकार कहे तो सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक ना। जिनको इंग्लिश में लिखना लिख लीजिएगा। अच्छा, गोलीय लेंस होता क्या है? तो गोलीय सतह से घिरा लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक ना। कहता है गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस को परिभाषित करे। मतलब ये 2 नंबर में पूछेगा और कहेगा गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस को परिभाषित करे। तो गोलीय लेंस क्या होता है? तो गोलीय सतह से घिरा लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं और बेलनाकार सतह से घिरा लेंस को बेलनाकार लेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए, ये होता है गोलीय लेंस, ठीक ना। देखो ये होता है गोलीय लेंस, ठीक ना। देखो यहाँ पे ये वाला तो आपका बेलनाकार लेंस तो जानबे करता है। गोलीय लेंस आगे जाकर के 2 भाग में बढ़ जाता है। एक होता है कनकेव लेंस, एक होता है कन्वेक्स लेंस। मतलब एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स, मतलब अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और बेलनाकार लेंस यहीं पे रुक जाता है, ठीक ना। तो गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे पूछा गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस से आप क्या को परिभाषित करें। तो गोलीय सतह से घिरा लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं, बेलनाकार सतह से घिरा लेंस को बेलनाकार लेंस कहते हैं। गोलीय सतह से घिरा लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं, बेलनाकार सतह से घिरा लेंस को बेलनाकार लेंस कहते हैं। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ, आपके लिए मैं एनी टाइम खड़ा रहूंगा सर। कहता है ना कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, मैंने भी ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है ना सर। तो कदम से कदम मिला करके चलेंगे दोनों भाई और उस सपना को साकार करेंगे सर, जो पिछले बार मेरे यहाँ 482 था, अब की बार उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप सब के अंदर इतना ताकत है, इतना एनर्जी है, इतना जोश है। हाँ सर, आना। अब सवाल नंबर 4 की तरफ लेकर के आपको चलते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अब जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आ जाइए सर सवाल नंबर 4 की तरफ। अब पहले देखिए ये दोनों, देखिए इसके बाद अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर बताएंगे, ठीक ना। लेकिन ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जो कि आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा गया है। कहता है ना कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस को परिभाषित करें। यानी कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो कहना, आप कहना किनारे बब्बना नो मम्मनो। देखो कहता है ना उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस बोले तो कनकेव लेंस, ठीक ना, को परिभाषित करें। देखिए उत्तल लेंस का फिगर बताता हूँ। देखिए ये वाला है उत्तल लेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। इस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, ठीक ना। अब देखना, अच्छा उत्तल लेंस का मेन क्राइटेरिया क्या है कि किनारे पर का भाग पतला, किनारे पर का भाग पतला और ये बीच पर का भाग मोटा, ये वाला भाग मोटा और किनारे पर का भाग पतला। ये वाला फिगर देखा है अरे ये फिगर देखा है, अभी नहीं देखा तो सबको देखने का उम्र नहीं हुआ है। अच्छा नहीं, 10th में चला आया, उम्र हो गया। काल्पनिक रूप से देखना, वास्तविक रूप से भी मत देखना वरना बिगड़ जाओगे। अच्छा अब देखना ये वाला क्या है सर, ये किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग क्या है, मोटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। तो किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग मोटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। तो किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग मोटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। अब आना, कहता है ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा, उसी को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। आना, अवतल लेंस किसे कहते हैं। देखो ये हो गया उत्तल लेंस। अब इसको मिटा देना, यहाँ पे फिगर वर नहीं बोला है बनाने के लिए, ठीक ना, क्वेश्चन में मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। आ जाओ अगला अवतल लेंस है। देखो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तेरी अखियों की बार मेरा जुल्फी शिकार, इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। देखो थोड़ा सा फिगरे ठीक नहीं बनाओ, हमसे अच्छा बनता ही नहीं सर, हमको शादी करना पड़ेगा तभी हमसे फिगर अच्छा बन पाएगा। अब देखो आ जाना, अब देखो यहाँ पे छोड़ून, अरे भाई नहीं बनेगा तू का, तेरी अखियों की बार मेरा होठ का शिकार। अब देखो सर ये अवतल लेंस है। अच्छा ये किनारे पर का भाग मोटा और ये वाला बीच का भाग पतला, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, सपनम जस्ट उल्टा। तो किनारे पर का भाग पतला, बीच का भाग मोटा, ये किनारे पर का भाग पतला और ये वाला बीच का भाग मोटा। देखो अरे भाई नहीं, किनारे पर का भाग मोटा बीच का भाग पतला, ऐसे नु है, ऐसे है। देखो
यानी किनारे पर का भाग मोटा और बीच का भाग पतला। तो किनारे पर का भाग मोटा और बीच का भाग पतला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस, ठीक ना। तो किनारे पर का भाग मोटा और बीच का भाग पतला, किनारे पर का भाग मोटा और बीच का भाग पतला, उसी को क्या कहेंगे, अवतल लेंस। तो जिसके किनारे पर का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अब देखो, अगर आपका दोनों अगर एक ही में पूछ दिया तो इसी प्रकार से यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ देना, ठीक ना। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे झुक गया, यहाँ से ऐसे लिखना, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे लिखना, ऐसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला, उसी को क्या कहेंगे, अवतल लेंस, ठीक ना। इस प्रकार से लिखना। तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे, तो उत्तल लेंस ऐसे है ना, मतलब ये वाला देखो इधर, ये किनारे पर का भाग पतला और ये वाला बीच का भाग मोटा अरे किनारे पर का भाग पतला और ये बीच का भाग मोटा, उसी को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। तो ऐसे लेंस जिसका किनारे पर का भाग पतला एवं बीच का भाग मोटा, उसे उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस किसे कहेंगे, देखो ऐसे होता है अवतल लेंस, मतलब देखना भाई, अवतल लेंस ऐसा होता है, ठीक ना, जिसका किनारे पर का भाग मोटा बीच का भाग पतला, उसे अवतल लेंस कहेंगे, ठीक ना। अब आना अगला कहता है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। देखो लेंस की क्षमता बोले तो पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता को हम लोग पी से लिखते हैं, क्या जैसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। कहता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों की अभिसरण या अपसरण, अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक ना। अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। कहता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को प्रकाश क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। कहता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, अरे किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक, ये एक चीज और लिख लो, नीचे नीचे डैश देकर के लिखना, इसमें मत लिखना, ठीक ना, इसका नीचे डैश देकर के लिख लो। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। इसे हम लोग क्या जैसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक ना। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है, ठीक ना। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से लिखते हैं, पी बराबर होता है 1/f, जहाँ पे एफ क्या चीज में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ये वाला आपको न्यूमेरिकल में पढ़ाएंगे, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक डायऑप्टर। अब मैं आपको लेकर के चलते हैं सर सवाल नंबर 6 की तरफ। आइए सर, ये देखिए छठा नंबर जो सवाल है ना, वो आपके एग्जाम में पक्का फंसने वाला है सर। हाँ, फंसेगा तो फंसेगा, और वो ना फंसेगा तो तू पक्का फंस जाएगा। चाहे उत्तल दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में अंतर, चाहे उत्तल लेंस या अवतल लेंस में अंतर, ये दर्पण वाला और लेंस वाला में जरूर पूछेगा। आइए, सवाल कहता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है, ठीक ना। मैंने आपको पहला ही बात बताया है कि उत्तल लेंस का किनारे पर का भाग पतला, बीच में मोटा। तो इसमें क्या होता है, एक साइड उत्तल लिखिएगा, एक साइड अवतल लिखिएगा, इसी प्रकार से कॉपी में लिखिएगा, ठीक ना। तो इसमें किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है, किसमें, उत्तल लेंस में, ठीक ना। आना अवतल लेंस में, तो इसमें किनारे पर मोटा बीच में पतला, क्योंकि इसका फिगर देखो ऐसे होता है। तो ये किनारे पर मोटा और बीच में पतला, तो यही मैंने लिखा, इसमें किनारे पर मोटा एवं बीच में पतला। लेकिन इसका फिगर कैसा होता है, तो इसका फिगर ऐसा होता है, ये किनारे पर पतला बीच में मोटा, ठीक ना। आना तो हमें क्या कहता है, इसमें किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा, इसमें किनारे पर मोटा लेकिन बीच में पतला।
2 नंबर, यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल लेंस यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना सर। यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो केवल और केवल काल्पनिक, लेकिन उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक ना। आना कहता है इसका फोकस वास्तविक होता है। अच्छा, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो अवतल लेंस का फोकस कैसा होगा, इसका फोकस काल्पनिक होता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक, लेकिन अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक। कैसा काल्पनिक, कैसा काल्पनिक। आना कहता है 5वां नंबर, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो कहेगा उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। अरे उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस, ठीक ना। तो कहेगा सर ना कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक ना, कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी लेंस, ठीक ना। तो मैंने एक एक पॉइंट और दोनों में लिखाऊंगा, 5-5 पॉइंट लिखाऊंगा, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछता है। कहता है पहला क्या था कि इसमें किनारे पर पतला लेकिन बीच में मोटा, इसमें किनारे पर मोटा लेकिन बीच में पतला। यह काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन ये केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। 3 नंबर में इसका फोकस वास्तविक होता है, लेकिन इसका फोकस काल्पनिक होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। 5 नंबर में आप खुद से डैश दे करके लिखिए, 5 नंबर में आप लिखिए डैश दे करके कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मतलब लिखो इसका फोकस दूरी, यहाँ पे लिखना इसका फोकस दूरी धनात्मक, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। कैसा होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसमें लिखिएगा इसका फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक ना। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ओके, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। और इसका उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होने के कारण इसकी क्षमता भी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक ना। तो आज तक का क्लास हो गया समाप्त सर। फिर मिलते हैं कल आपके बीच 8 बजे रात्रि में, डेली क्लास चलेगा। तो आप लोग बने रहना, देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस के साथ, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना सर। थैंक यू, लव यू।